हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अपनी ईसीजी स्टार्ट करी थी। ईसीजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि ईसीजी की डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरी पढ़ी थी, अलग अलग नाम पढ़े थे, है ना। कुछ टर्मिनोलॉजी भी अपन ने देखी थी। तो पीवीयू को अपन ने पढ़ा था कि पीवीयू एट्रियल सिस्टोल में कोई भी दिक्कत आती है तो उसकी जानकारी अपन को पीवीयू से मिलती है। मतलब पीवीयू में कोई भी गड़बड़ी आ रही है, मतलब कि एट्रियल सिस्टोल कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है। उसके बाद में हाँ, दूसरा सेगमेंट अपन ईसीजी का दूसरा सेगमेंट होता है उसको पढ़ते हैं। और वो दूसरा सेगमेंट कौन सा होता है? पीआर सेगमेंट, है ना। कौन सा है? पीआर सेगमेंट। तो आज अपन पीआर सेगमेंट को पढ़ते हैं, क्या होता है पीआर सेगमेंट, उसको देखते हैं। पहले अपन ने बता देता हूँ होता क्या है। ये पीवीवाई थी, उसके बाद में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया था, एंड उसके बाद में टीवीवाई थी, मतलब पीवे क्यू आर एस टी। ठीक है। तो बीच में जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मतलब कि पी वेव के एंड से क्यू वेव की स्टार्टिंग में हो रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं? पी आर सेगमेंट। ये क्या है? ये आपका पी आर सेगमेंट। तो आज इसको पढ़ते हैं कि ये किसके बारे में बताता है। वैसे आपको ये भी पता होगा, ये पता होना चाहिए कि पी वेव ने बताया था एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल के बाद में क्या होना होता है? वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकल डायस्टोल होना होता है। क्लियर है बात? एट्रियल सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये बताया जाता है कि वेंट्रिकल सिस्टोल होता है और एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल में ब्लड भी बढ़ता है, ठीक है, और वेंट्रिकल सिस्टोल एक साथ होता है लगभग, है ना। अब बात ये आती है कि पीआर सेगमेंट होता क्या है। ये हार्ट है, ये अपने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हार्ट है, ये इसके एट्रियम है। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, सिस्टोल होगा। उसके बाद में जो कंडक्शन है वो यहाँ से एवी नोड के थ्रू वेंट्रिकल में पहुंचते हैं। कंडक्ट जैसे एट्रियल सिस्टोल हो गया, तो एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में जो कंडक्शन होते हैं वो धीरे धीरे चलते हैं, तो बहुत स्लो चलते हैं। कैसे चलते हैं? बहुत स्लो चलते हैं, स्लो वेलोसिटी से चलते हैं। एवी नोड से बहुत स्लो चलते हैं ताकि एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होने के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल हो, है ना। एक तो बहुत स्लो चलते हैं, दूसरा एवी नोड के थ्रू चलते हैं। और जब ये यहाँ पे वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं उसके बाद में वो क्या कराते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल कराते हैं। ठीक है, जिसको अपन ने नाम दिया था कंडक्शन डिले, बोला था ना कंडक्शन डिले। तो जो आपका पीआर सेगमेंट होता है, पीआर सेगमेंट होता है, ये कंडक्शन डिले को ही बताता है। किसको बताता है? कंडक्शन डिले को बताता है कि एट्रियम से इंपल्स को वेंट्रिकल तक पहुंचने का जो टाइम लगता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पीआर सेगमेंट बोलते हैं। तो लिखो पीआर सेगमेंट। पीआर सेगमेंट रिप्रेजेंट डिले impulse कंडक्शन। क्या होता है? डिले इम्पल्स कंडक्शन इन एवी नोड। एवी नोड के अंदर जो कंडक्शन डिले में जो टाइम लगता है धीरे धीरे स्लो होता है, बिकॉज स्लो ट्रांसमिशन होता है ना। एवी नोड से स्लो ट्रांसमिशन होता है, उसकी अपन ने काफी रीजन नहीं पढ़े थे। जो स्मॉल साइज होता है, दूसरा सोडियम वोल्टेज चैनल नहीं होता, कैल्शियम वोल्टेज चैनल होता है, तीसरा लेस आरएमपी होता है, -60 मिली वोल्ट होता है। इनकी वजह से ऐसे सॉरी एट्रियम से वेंट्रिकल में इंपल्स को आने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसी को अपन किससे दिखाते हैं? पीआर सेगमेंट से दिखाते हैं। और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि यदि ये छोटा होगा तो एट्रियम के सिस्टोल होने से पहले ही वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएगा, ताकि जो 30% ब्लड आता है वो नहीं पहुंच पाएगा वेंट्रिकल में, और अपना ओवरऑल कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइम गैप बिटवीन एट्रियम सिस्टोल एंड वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है भाई, जब आपके इम्पल्स वेंट्रिकल में पहुंचेंगे उसके बाद ही तो सिस्टोल होगा। तो एट्रियम सिस्टोल के बाद में इम्पल्स स्टार्ट होते हैं, और वेंट्रिकल जब वेंट्रिकल में पहुंच जाते हैं तो वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। तो ये एट्रियम सिस्टोल वेंट्रिकल सिस्टोल के बीच का क्या होता है? टाइम होता है। मतलब अपन ओवरऑल एक और बोलना चाहे कि पीआर सेगमेंट आपको क्या बताता है? पीआर सेगमेंट
क्या बताएगा आपको? ये बताता है आपको एवी कंडक्शन के बारे में। किसके बारे में जानकारी देगा? एवी कंडक्शन के बारे में, कि जो करंट है वो एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, उसके बारे में ये आपको टाइम मतलब जानकारी देगा। नॉर्मल पीआर सेगमेंट कितना होता है? यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि नॉर्मल पीआर सेगमेंट की ड्यूरेशन क्या होती है, सेगमेंट की बात कर रहा हूं मैं ना, इंटरवल की नहीं। ये नॉर्मल पीआर सेगमेंट की ड्यूरेशन क्या होती है, मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल में पहुंचने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है? तो आंसर जाएगा 0.10। कितना जाता है? 0.10 सेकंड आंसर जाता है। ओके बात ठीक है। कब से कब स्टार्ट होता है ये? एंड ऑफ पी वेव। अब मैं बताऊंगा कि टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी अपन आगे देखेंगे, है ना, कि ईसीजी में टाइम कैसे देखेंगे, कितना टाइम लग रहा है। तो ये स्टार्ट है एंड ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ क्यू वेव। ओके, तो ये ड्यूरेशन कितना होता है? ऑलमोस्ट अबाउट 0.10 सेकंड का होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट डालो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे पहला पॉइंट है, यदि आपका पीआर सेगमेंट प्रोलॉन्ग हो रहा है, मतलब कि आपका पीआर सेगमेंट है वो ज्यादा लंबा हो गया, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, तो उसका मतलब क्या होता है? यदि पीआर सेगमेंट प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब क्या होगा? मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल में इंडक्शन को आने में ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। मतलब कि एट्रियम सिस्टोल के बाद में काफी देर बाद वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, मतलब कि करंट है, जो करंट है वो जो ये एट्रियम है, एट्रियम से वेंट्रिकल आने में करंट को टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये कब होता है? इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? हार्ट ग्रोथ। तो आप देखना, यदि ईसीजी में यदि पीआर सेगमेंट थोड़ा लंबा आ रहा है, मतलब कि आपका एबी नोड है वो करंट को ऊपर से नीचे तक नहीं आने दे रहा, इस कंडीशन को अपन हार्ट ग्रोथ बोलते हैं। ठीक है, यदि पीआर सेगमेंट शॉर्ट, यदि पीआर सेगमेंट है वो शॉर्ट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब कि करंट है वो यहाँ से जल्दी ट्रांसमिट हो रहा है, तो एबी नोड से इतनी है, इसका मतलब कि और कोई पाथ भी है करंट को ट्रांसफर करने का, एबी नोड के अलावा और कोई पाथ भी है। उससे क्या होगा कि एट्रियम सिस्टोल हुआ नहीं, उससे पहले वेंट्रिकल सिस्टोल पूरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो आपका 30% ब्लड आपका एट्रियम सिस्टोल से आ रहा था, उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल होना चाहिए था, अब वो नहीं हो रहा, वो पहले ही वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, मतलब कि कार्डियक आउटपुट कहीं ना कहीं कम होगा। और ये किस में होता है? आपको मैंने पहले ही बताया था, एक सिंड्रोम बताया था, WPD सिंड्रोम। ठीक है, वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है, जिसमें एबी नोड के अलावा और भी बंडल बन जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं बंडल ऑफ कैंट बोलते हैं। ओके, फिर ये भी याद कर लो कि ये पीआर सेगमेंट एलिवेट हो जाते हैं। एलिवेट का मतलब क्या है? कि नॉर्मल जो पीआर सेगमेंट अपन ने बात करा था, ये पी वेव है, ये पीआर सेगमेंट होगा, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो गया, ये टी वेव हो गया। अपन ने पहले भी देखा था कि यहाँ पीआर सेगमेंट एवी कंडक्शन होता है वो बहुत स्लो होता है, और इतना स्लो होता है कि ये कोई इंपल्स जनरेट नहीं करता। ठीक है, अब यदि पीआर सेगमेंट आपका ऐसे हो जाए तो इसको बोलेंगे एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एलिवेशन। और पीआर सेगमेंट से नीचे हो जाए तो उसको बोलेंगे डिप्रेशन। यदि पीआर सेगमेंट एलिवेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आपके एट्रियल है वो क्या हो गए हैं? इन्फ्रैक्शन हो गया है। और डिटेल में बताऊं, वैसे इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कि एट्रियल इन्फ्रैक्शन हो गया, ये एट्रियम की टिश्यू है उनकी डेथ हो गई। तो क्या होता है कि एट्रियम टिश्यू डेथ हो गया, मतलब कि ऐसे नोड भी डेथ हो गया, ऐसे नोड डेथ हो गया, ऐसे नोड काम नहीं करा, तो अब कौन काम करेगा? एबी नोड काम करेगा। तो एबी नोड इंपल्स जनरेट करता है, जब एबी नोड इंपल्स जनरेट करेगा तो यहाँ पे इंपल्स आने लगेंगे, इसलिए क्या हो जाता है? ये एलिवेशन हो जाता है। और यदि ये पूछा जाए कि पीआर सेगमेंट डिप्रेशन आ रहा है, तो यदि पीआर सेगमेंट डिप्रेशन अपन को किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है पेरिकार्डाइटिस। जो हार्ट की बाहर की वॉल है उसमें इंफ्लामेशन आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डाइटिस बोलते हैं। ओके, तो ये अपन ने पीआर सेगमेंट को अपन ने देखा, तो आपको पीआर सेगमेंट आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार और समझाने की कोशिश करते हैं पीआर सेगमेंट को।
पीआर सेगमेंट मैंने बताया कंडक्शन डिले को बताता है कि जो एवी नोड से एट्रियम से वेंट्रिकल तक इंपल्स ट्रांसमिट होता है उसमें कितना टाइम लगता है, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन डिले बोलते हैं। बहुत स्लो कंडक्शन होता है ये, है ना। और एट्रियम सिस्टोल या वेंट्रिकल सिस्टोल के बीच में जो टाइम लगता है उसको अपन पीआर इंटरवल से शो करते हैं। और ओवरऑल देखें तो एवी कंडक्शन के बारे में ये जानकारी देता है। इसके बाद अपन ने देखा कि नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है, 0.10 सेकंड के करीब होता है। ये आप अभी याद मत करो, बाद में सब याद करा दूंगा आपको, है ना। ठीक है। फिर बताया कि पीआर सेगमेंट प्रोलॉन्ग कब होता है, कि हार्ट ब्लॉक हो गया। जल्दी कब जाता है, डब्ल्यूपीडी सिंड्रोम में, जिसपे एक्स्ट्रा नोड बन जाते हैं। एलिवेट कब होता है, एट्रियल इंफ्राक्ट में। और डिप्रेशन कब होता है, पेरिकार्डाइटिस में। याद हो तो बढ़िया, ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ये याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। ओके। अब नेक्स्ट सेगमेंट अपन पढ़ते हैं पीआर सेगमेंट के बाद में। नेक्स्ट देखते हैं अपन, थर्ड नंबर का आ जाएगा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्या देखते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखते हैं। ओके, समझना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अपन को किसके बारे में जानकारी देता है, ये जानकारी देता है आपको वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में। वेंट्रिकल सिस्टोल, और ये ही सबसे डिपेंड मतलब वो होता है इंपॉर्टेंट, क्योंकि समझो वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है ना, वही आपका स्ट्रोक वॉल्यूम को, कार्डियक आउटपुट को डिपेंड करता है, स्पेशली लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्लियर इतनी बात। लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है, वही कार्डियक आउटपुट को डिपेंड करता है। यदि वेंट्रिकल सिस्टोल में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है तो कार्डियक आउटपुट मैसिवली इफेक्ट होता है। ठीक है। इसलिए याद रखना, कभी भी आप मॉनिटर में वेंट्रिकल सिस्टोल या क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में गड़बड़ी देखते हो ना, तुरंत इंटरवेंशन की जरूरत होती है। या आप जाइलोकोड दो, कोई भी मेडिकेशन दो, तुरंत आपको इंटरवेंशन की जरूरत है यदि ये वेंट्रिकल में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि तुरंत बीपी गिरने लगता है। कार्डियक आउटपुट कम होना मतलब कि बीपी गिरना। ठीक है। तो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल सिस्टोल के बारे में बताता है। ये अपन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में टर्म यूज करते हो, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में ये आपको क्या देगा, जानकारी देता है। किसी बारे में, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन क्या होता है इसमें, समझो। आप इसकी वेव देखोगे तो आपको थोड़ा अलग ही पैटर्न दिखता है ना। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आप देखोगे तो पहले तो नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, और फिर दोबारा नीचे जाता है। ये होता है, मतलब इसके भी तीन पार्ट होते हैं। क्यू, पहले तो क्यू वेव आती है, ठीक है, जो नीचे जाती है। अब ये अपन देखेंगे नीचे क्यू जाती है। उसके बाद में ये ऊपर जाता है, आर वेव है वो ऊपर जाती है। ठीक है। उसके बाद में ये तो आती है, फिर ये नीचे जाती है। यहाँ से आप देखोगे तो एक कॉल जानी चाहिए थी, लेकिन ये नीचे जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन एस वेव। क्या बोलते हैं, आर वेव। आर वेव ये यहीं तक जाना चाहिए था, लेकिन ये दोबारा नीचे जाती है, इसको बोलते हैं अपन एस वेव। और फिर ये दोबारा ऊपर आती है। ठीक है। तो आप देखोगे क्यू और एस अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जबकि आर है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव में जा रही है। एक एक चीज को देखना, मतलब कि यहाँ पे तीन वेव होती है, तीन वेव का कॉम्प्लेक्स होता है, क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव। ये तीन अलग अलग वेव होती है जो मिलकर अपन क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बताते हैं। ठीक है। क्या होता है, क्यू होता है, इसको समझते हैं। ठीक है। इसके लिए अपन को पहले, इसको समझने के लिए अपन को पहले वेंट्रिकल मायोकार्डियम की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। वेंट्रिकल मायोकार्डियम की स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि जो वेंट्रिकल मायोकार्डियम होते हैं उसके भी तीन रीजन होते हैं। क्या होते हैं, तीन रीजन होते हैं वेंट्रिकल मायोकार्डियम के भी। कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये समझो। इसकी स्ट्रक्चर को अपन समझते हैं तो कुछ ऐसी होती है। स्ट्रक्चर कुछ इसकी ऐसी होती है। नहीं बन रही है को।
ठीक है, ऐसे इसकी स्ट्रक्चर होती है और इसके अंदर ऐसे मायोकार्डियम पड़ी होती है, मायोकार्डियम साइट ऐसे पड़ी होती है। ठीक है, इसके अंदर मायोकार्डियम साइट पड़ी रहती है, मायोकार्डियम साइट ऐसे पड़ी होती है। एक मिनट, समझाने की कोशिश करता हूँ पूरी, आपको धीरे धीरे समझना है ना। ठीक है, अब इसके तीन पार्ट हो जाते हैं, तीन पार्ट हो जाते हैं। इसको अपन बोलते हैं सेप्टल मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? सेप्टल मायोकार्डियम बोलते हैं। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बेसेलिक मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? बेसेलिक मायोकार्डियम बोलते हैं। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? मेजर मायोकार्डियम बोलते हैं। तो मायोकार्डियम के मेजरली तीन पार्ट होते हैं। ओके, तीन पार्ट होते हैं। एक बात और बता दूं कि यहाँ पर क्या होती है आपके, यहाँ पे आपके होती है फाइब्रस सीट। क्या होती है? फाइब्रस सीट होती है यहाँ। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ पे आपके फाइब्रस सीट होती है। ठीक है, अब समझो क्या होता है। ये वेंट्रिकल मायोकार्डियम है जिसके तीन पार्ट होते हैं, सेप्टल मायोकार्डियम, बेसिलिक मायोकार्डियम जो ये वाला पार्ट है, मेजर मायोकार्डियम जो ये वाला पार्ट हो गया, और सेप्टम ये जो सेप्टम होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम वो ये। ठीक है, अब होता क्या है, क्यों ऐसा वेव ऊपर नीचे होती है ये सुनो। अब देख, कंडक्शन जैसे ऐसे आने वाले होते हैं ना, कंडक्शन आने वाले होते हैं ऐसे। ठीक है, लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पे क्या है, फाइब्रस शीट है जो उस कंडक्शन को आना अलाउ नहीं करती है। यहाँ पे फाइब्रस शीट है जो सेप्टम में कंडक्शन अलाउ नहीं करती, क्योंकि फाइब्रस शीट नॉन कंडक्टिव होती है। तो फिर इम्पल्स कैसे आते हैं? इम्पल्स कैसे आएंगे? या एवी नोड से आए, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे, और यहाँ पे एक होल रहता है जहाँ पे थोड़ा सी कंडक्शन नहीं होगी, वो सॉरी फाइब्रस शीट एब्सेंट होती है, और यहीं से वो उनको गेट मिल जाता है, और यहीं से आपका इम्पल्स से पहले अंदर घुस जाता है सेप्टम के। ठीक है, देखो सेप्टम को पूरे को फाइब्रस या कार्डियक स्केलेटन होता है, फाइब्रस शीट हुआ था वो कवर करके रखता है। केवल जो राइट साइड में, ठीक है, केवल राइट साइड में, ठीक है, केवल सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, राइट साइड में नहीं, ये लेफ्ट साइड में होता है ना। एक मिनट रुको, मैं आपको ठीक करता हूँ, एक मिनट। ओके, अब ठीक है ना। केवल क्या होता है, जो लेफ्ट लोअर साइड होता है ना, जो लेफ्ट लोअर साइड होता है इसका, केवल यहाँ पे आपके फाइब्रस शीट एब्सेंट होती है, नहीं पूरे पे फाइब्रस स्केलेटन पाता है। तो इम्पल्स कैसे आएगा? इम्पल्स इस लेफ्ट फ्लोर से एंट्री करेगा और फिर सेप्टम को एक्टिवेशन करेगा। ठीक है, अदरवाइज सेप्टम में एंट्री करने का, इम्पल्स से एंट्री करने का कोई जगह नहीं होती, केवल एक गेट बचता है जो कहाँ पे होता है, लेफ्ट फ्लोर पे होता है, लेफ्ट लोअर सेप्टम पे होता है, जहाँ पे कार्डियक स्केलेटन नहीं पाता, वहीं से आपका इम्पल्स अंदर घुसता है, वो पहले वो पूरे सेप्टम को एक्टिवेट करेगा, मतलब कि वो नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जब सेप्टम को एक्टिवेशन करता है ये, तो मैं बताता कि पहला प्रोसेस क्या हो जाता है, सेप्टम एक्टिवेशन का हो जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सेप्टम एक्टिवेशन होगा। अब आप देख रहे हो कि जो सेप्टम का एक्टिवेशन हो रहा है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, यदि इम्पल्स इस डायरेक्शन में होते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे एट्रियम सिस्टोल होता है वो ऊपर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाते हैं, पहले मैंने आपको बताया था। लेकिन यदि इम्पल्स इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन बताएंगे, मतलब कि नीचे जाएंगे। अब बताओ, जो यहाँ पे एक्टिवेशन हो रहा है नीचे से ऊपर हो रहा है, देखो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए सेप्टम एक्टिवेशन को कौन दिखाता है, मैं आपको बताऊंगा कि सेप्टम एक्टिवेशन को दिखाता कौन है, आर वेव, सॉरी क्यू वेव, सॉरी सेप्टम एक्टिवेशन को दिखाता है क्यू वेव दिखाता है, और क्यू वेव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। कैसे आएगा? नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा। कभी आप देखना कि क्यू वेव है उसको अपन ऐसे बना रहे हैं, जैसे ये पी आर सेगमेंट, फिर क्यू वेव नीचे जा रही है ना, अब जो नीचे जाता है फिर ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, थोड़ा ऐसे बताते, क्यू वेव ऐसे ऊपर जाता है फिर। ठीक है,
तो क्यू वेव हरदम अपोजिट होती है, क्यों होती है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में सेप्टल का एक्टिवेशन करता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, अपन लिखते हैं इसको, सेप्टल मायोकार्डियम कवर विद फाइबर सी। देयरफॉर, इसलिए नॉट इम्पल्स एंटर इन, therefore not impulse enter in all direction, सभी डायरेक्शन से, ऐसा नहीं कि कहीं से भी इसके अंदर एंट्री करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ए होल प्रेजेंट, एक होल है वो प्रेजेंट होता है इन लेफ्ट लोअर साइड ऑफ सेप्टल मायोकार्डियम, में एंट्री कर जाता है। कहां से? फ्रॉम, ये याद रखना, लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट लोअर बॉर्डर, ये याद रखना ना, लेफ्ट लोअर बॉर्डर से। तो जो इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, जो इंपल्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है? इंपल्स की डायरेक्शन क्या होने वाली है? बॉटम टू टॉप इसकी डायरेक्शन होने वाली है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव में, जो कि क्या है? अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती है? अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। और अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है इसलिए जो डिफ्लेक्शन है, देयरफॉर डिफ्लेक्शन होते हैं ऑल्सो इनवर्स, वो भी क्या होते हैं? वो उल्टे होते हैं। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? सेप्टल मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं? सेप्टल एक्टिवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टल एक्टिवेशन बोलते हैं। और कौन सी वेव बताएगी? क्यू वेव इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाली है। क्लियर? अब आगे क्या होता है? आगे गाने सुनो। अब इम्पल्स है वो दोबारा नीचे आएंगे, और जो पुरकिंजे फाइबर में स्प्रेड होने लगेंगे। देखो, सेप्टम में होते हैं बंडल ऑफ फिश, उसके बाद में पुरकिंजे यहां से स्टार्ट होंगे। ये मेजर पार्ट होता है वेंट्रिकल का, ये वेंट्रिकल का मेजर पार्ट होता है। और यहाँ पे पुरकिंजे फाइबर होते हैं, और वो काफी थिक होते हैं, जिसकी वजह से वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करते हैं? इंपल्स को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, 4 मीटर पर सेकंड बहुत पावरफुल होता है कि नॉर्मल मायोकार्डियोसाइट करती है ना इंपल्स ट्रांसमिट, तो उसे 100 टाइम्स फास्टर देन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैसिव आता है जो यहाँ से इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं ना इस एरिया में, ये एक भयंकर वाले इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं, बड़ी स्पीड में होते हैं, क्योंकि ये मेजर पार्ट है, मेजर मायोकार्डियम का मेजर पार्ट है, इतना पार्ट। ठीक है, तो यहाँ के जो इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं इसको मेजर मायोकार्डियोसाइट, सॉरी मेजर साइट एक्टिवेशन बोलते हैं, मेजर मायोकार्डियम एक्टिवेशन बोलते हैं। और इसको कौन दिखाएगा? आर वेव दिखाएगा, है ना। तो अपन लिखते हैं नेक्स्ट अपन लिखेंगे, नेक्स्ट लिखो मेजर मायोकार्डियम एक्टिवेशन। मेजर मायोकार्डियम एक्टिवेशन। ठीक है, और इसको किससे दिखाते हैं अपन? इसको शो करते हैं आर वेव से। किसे शो करेंगे? आर वेव से शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं अपन, लिखो वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल फ्लो बाय पुरकिंजे फाइबर। यहाँ पे जो वेंट्रिकल के एक्टिवेशन करने के लिए इंपल्स ट्रांसमिट होते हैं वो किससे होते हैं? पुरकिंजे फाइबर से होते हैं।
और पुरकिंजे फाइबर बहुत थिक होते हैं और हाई वेलोसिटी इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं 4 मीटर पर सेकंड। इसलिए जो आर वेव आएगी आपकी वो टॉल आएगी, लंबी आएगी। ठीक है, आप देखते हो ना कि जो आर वेव आती है ये पी वेव आई, तो उसके बाद ये क्यू वेव आई, आर वेव सबसे लंबी आती है। और आर वेव लंबी इसलिए आती है क्योंकि पुरकिंजे फाइबर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बहुत हैवी इंपल्स ट्रांसमिट करते हैं वो, है ना। तो लिखो आप वेंट्रिकल एक्शन पोटेंशियल फ्लो बाई पुरकिंजे फाइबर। किससे फ्लो होते हैं? पुरकिंजे फाइबर से वो क्या होता है, फ्लो होते हैं। ठीक है, दैट विच आर थिक एंड हाई वेलोसिटी इंपल्स, विच आर थिक होते हैं एंड हाई वेलोसिटी इंपल्स, उनमें हाई वेलोसिटी इंपल्स भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो अपन को वेव मिलती है वो टॉल वेव मिलती है, टॉल आर वेव देखने को मिलती है। अपन को कौन सी वेव देखने को मिलती है? टॉल आर वेव देखने को मिलती है। डायरेक्शन, यदि अपन इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन तो आपको टॉप टू बॉटम देखने को मिल रही है ना। आप देखोगे यदि अपन खाएंगे डायग्राम, यदि आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो वो तो नॉर्मल है टॉप टू बॉटम। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये तो ऐसे नीचे ही आ रही है ना, तो ये तो आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन अपन लिख सकते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वो टॉप टू बॉटम देखने को मिलती है, वो देखने को मिलेगी टॉप टू बॉटम। इसलिए अपन कह सकते हैं मतलब कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, और अपन कह सकते हैं इसलिए आपको पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलने वाला है। क्लियर? आपको कौन सा डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब अपन एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, एक पॉइंट और आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो आर वेव प्रोग्रेशन। क्या? आर वेव प्रोग्रेशन क्या होता है? आर वेव प्रोग्रेशन, इसको समझो। समझो आर वेव प्रोग्रेशन क्या होता है। देखो जब आप चेस्ट लीड, किसी की चेस्ट लीड होती है, आप चेस्ट लीड लगाते हो तो चेस्ट लीड आपको पता है V1 से V6 तक होती है। आपको आगे बताएंगे कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 ऐसे चेस्ट लीड होती है, 6 चेस्ट लीड होती है अपने पास, है ना। आप जब वो अलग अलग चेस्ट लीड देखो ना, V1 V2 V3 V4 V5 V6, उनमें जो आर वेव का साइज है, आर वेव का जो साइज होगा, उनमें जो आर वेव का साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, धीरे धीरे सब में क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, मतलब V1 में सबसे छोटा है, फिर V2 में थोड़ा बड़ा आएगा, V3 में और बड़ा आएगा, V5 V6 में सबसे बड़ा आर वेव आएगा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? आर वेव प्रोग्रेशन। कि जब अपन V1 से V6 की तरफ चलेंगे तो आर वेव की साइज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ना। मतलब आप कहोगे टॉलेस्ट आर वेव कहाँ मिलती है? यदि अपन बात करें कि टॉलेस्ट आर वेव है तो V5 एंड V6 में सबसे लंबी आर वेव मिलेगी। ठीक है, और यदि आपसे बताइए मेजर ट्रांजिशन कहाँ होता है? मेजर ट्रांजिशन मतलब है कि साइज में सबसे सबसे बड़ा अंतर कहाँ देखने को मिलता है? तो V3 के बाद ऑटोमेटिक साइज है ना वो बढ़ जाती है। मतलब कि V1 में सबसे छोटा है, फिर V2 में और बढ़ाएगा, V3 में और बढ़ाएगा, V3 और V2 में काफी बड़ा गैप आता है। वहां पहले V1 V2 में छोटा चल रहा था, V3 से बड़ा हो जाता है, V4 में और बड़ा, V5 में और बड़ा, V6 में सबसे बड़ा आपको साइज देखने को मिलेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? आर वेव प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब अपन ने दो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट लास्ट आता है आपका थर्ड पार्ट आता है, वो कौन सा हो गया? बेसिलिक मायोकार्डियम एक्टिवेशन। बेसिलिक मायोकार्डियम एक्टिवेशन। अब बेस कौन सा है आप ये सोचो, बेस कौन सा है? ये। ठीक है,
इम्पल्स कहाँ थे, यहाँ तक आ गए थे। अब इसको एक्टिवेट करने, इस एरिया को एक्टिवेट करने के लिए इम्पल्स आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, ठीक है, करेंगे आपकी पुरकिंजे फाइबर, लेकिन इम्पल्स है वो नीचे से ऊपर जाएंगे, और नीचे से ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए यहाँ भी आपको नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। वो अपन को देखने को मिलता ही है, जैसे ये क्यू, क्यू उल्टा देखने को मिला था, आर आपको पॉजिटिव देखने को मिला था और लंबा देखने को मिला था, फिर ये नीचे आएगा और अब यहाँ पे ए खत्म हो जाता आर, अब एस भी देख लो नीचे जा रहा है ना, तो एस भी नीचे इसलिए जाता है क्योंकि ये भी अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो अब अपन लिखते हैं इसको, लैंग्वेज में लिख के देखते हैं, अच्छा समझ में आएगा आपको ना। तो लिखो इम्पल्स ट्रांसमिट, इम्पल्स ट्रांसमिट इन बेसल मायोकार्डियम बॉटम टू टॉप, कैसे होते हैं, बॉटम टू टॉप होते हैं, ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन अपन को यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अपन ने क्यू वेव के बारे में पढ़ा, अपन देखते हैं कि अपन ने क्यू वेव के बारे में पढ़ा सबसे पहले, फिर आर वेव के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में अपन ने एस वेव के बारे में पढ़ा। क्यू वेव क्या बता रही थी, ये सेप्टल डीपोलराइजेशन को बता रही थी, क्या, सेप्टल डीपोलराइजेशन को बताया था। आर वेव ने क्या बताया था, आर वेव ने बताया था मेजर डीपोलराइजेशन, मेजर मायोकार्डियम डीपोलराइजेशन को बताया था। एंड एस वेव ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था बेसेलिक डीपोलराइजेशन को बताया था, क्या बताया था, बेसेलिक डीपोलराइजेशन को इसने बताया था। तो अपन ने ये पढ़ा क्यू आर एस, इन तीनों से मिलकर जो बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, जो इन तीनों से मिलकर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो एक बार अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। जो अपना क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना है उसको देख लेते हैं, इस पूरे को अपन क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स अपन देखते हैं। होता क्या है, इसको अपन देखते हैं हम डिटेल में कि कितना इसका मेजरमेंट है, साइज है, उसको अपन देख लेते हैं ना। तो लिखो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ क्यू आर एंड एस वेव। क्यू आर एस तीन वेव होती है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मतलब कि ओवरऑल पूरे वेंट्रिकल का, पूरे वेंट्रिकल के डीपोलराइजेशन के बारे में अपन को क्या देता है, जानकारी देता है। और डीपोलराइजेशन मतलब कि अब वेंट्रिकल सिस्टोल होने वाला है, यदि प्रॉपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, सही ड्यूरेशन में, इफेक्टिव आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, मतलब कि नॉर्मल वेंट्रिकल सिस्टोल होने वाला है, नॉर्मल वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होने वाले हैं। लेकिन यदि इनमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, छोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी भी गड़बड़ी आती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपका वेंट्रिकल है वो प्रॉपर सिस्टोल नहीं होगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट गिरेगा, और ये बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाती है, बीपी अचानक गिरता है। इसलिए कहते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एट्रियम में चाहे फिलेटर आ गए, एट्रियम फिलेटर हो गया या एट्रियम फिब्रिलेशन आ गया, वो एक बार अपन फिर भी अवॉइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कार्डियक आउटपुट से इतना फर्क नहीं आएगा। लेकिन यदि वेंट्रिकल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, वेंट्रिकल सिस्टोल में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आ गई ना, वो कार्डियक आउटपुट को मेजरली इफेक्ट करेगी। ओके, तो ये अपन देखते हैं। अब अपन देखते हैं इसकी नॉर्मल विड्थ कितनी होती है, नॉर्मल विड्थ कितनी होती है, कितना ड्यूरेशन लगता है, विड्थ का मतलब ये वाला पार्ट है ना, कि कितना टाइम लग जाता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में, टोटल कितना टाइम लग जाता है। तो ये भी आप याद रखें 0.10 सेकंड होता है। कितना होता है, 0.10 सेकंड के अबाउट होता है, सारा मैं याद करा दूंगा, ठीक है, 0.10 सेकंड के करीब होता है। लेकिन यदि ये 0.12 सेकंड के इक्वल या बड़ा हो जाता है, टाइम यदि 0.12 सेकंड, अब टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आपको आगे बता दूंगा। इसका टाइम 0.12 सेकंड से ज्यादा हो जाता है
इसका मतलब अपन कहेंगे कि आपका वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है। क्या आ रहा है? वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, मतलब कि वेंट्रिकल का सिस्टोल होने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल होने में आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब कि वेंट्रिकल सिस्टोल है वो धीरे धीरे हो रहा है। वेंट्रिकल सिस्टोल में टाइम ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब इसको ऐसे तो बोल सकते हैं कि वेंट्रिकल धड़क रहा है वो धीरे धीरे धड़क रहा है, जब भी तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अर्थात वेंट्रिकल धीरे धीरे धड़क रहा है, इसका मतलब कि कार्डियक आउटपुट भी कम होने वाला है। ठीक है, तो वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना ये बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ये मैसिव या खतरनाक वेंट्रिकल पैथोलॉजी होती है। तुरंत अपन को देखना होता है कि वाइड क्यों आ रहा है। ठीक है, वाइड आ रहा है इसका मतलब कि धीरे धीरे आपका वेंट्रिकल धड़क रहा है, मतलब कार्डियक आउटपुट गिर रहा है। ठीक है, तो आपने काफी जगह पढ़ेगा कि वाइड क्यू आर एस आ रहा है, वाइड क्यू आर एस आ रहा है, क्या करें, वाइड क्यू आर एस आ रहा है, तो वाइड क्यू आर एस ये होता है। दूसरी बात, वेट अपन ने देख लिया, दूसरा देखते हैं एम्पलीट्यूड। क्या देखते हैं? एम्पलीट्यूड। नॉर्मल देखो दो तरह की लीड होती है अपने पास, एक होती है चेस्ट लीड, एक तो होती है चेस्ट लीड और दूसरा होता है लिम्ब लीड। आपने देखा होगा कि चार लीड तो आप हाथ पांव पे लगाते हो, राइट लेग पे, राइट हैंड पे, लेफ्ट लेग पे, लेफ्ट आर्म पे, चार तो ये लगाते हो, और आप बाकी चेस्ट पे लगा देते हो, V1 V2 V3 V4 V5 V6 आप चेस्ट पे लगाते हो। तो चेस्ट लीड होती है वो हार्ट के ज्यादा करीब है, वो ज्यादा तेज से डिटेक्ट करती है, जबकि लिम्ब लीड है वो हार्ट की एक्टिविटी को इतना तेज डिटेक्ट नहीं करती है। क्लियर इतनी बात? तो अपन को है ना चेस्ट लीड में जो आर वेव का एम्पलीट्यूड है वो 10 mm तक देखने को मिलता है। कितना? 10 mm तक देखने को मिल सकता है। 10 mm तक मिलता है या 10 mm से कम मिलेगा, 10 mm से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। जबकि लिम्ब लीड में यही 5 mm तक मिल सकता है, 5 mm या 5 mm से कम मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अब मान लो आपका मोर देन 10 आ रहा है, या मोर देन लिम्ब लीड में मोर देन 5 आ रहा है और चेस्ट लीड में मोर देन 10 आ रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा पावर दिखाता है, एम्पलीट्यूड हरदम दिखाता है कि इंपल्स कितना जनरेट हो रहा है। वो ज्यादा इंपल्स है मतलब कि ज्यादा पावरफुल कॉन्ट्रैक्ट है ना। यदि आप कह दो इफ एम्पलीट्यूड मोर देन मतलब कि यदि मैं चेस्ट लीड की बात करूं तो मोर देन 10 mm, और यदि लिम्ब लीड की बात करूं तो मोर देन 5 mm आ रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल है वो मोटी हो जाए, राइट वेंट्रिकल की वॉल मोटी हो जाए, मतलब कि RVH हो रहा है या LVH, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है या राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी है। यदि ये कंडीशन क्रिएट हो रही है ना, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि भाई दीवार मोटी हो गई तो ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेगी ना, पतली दीवार पतला कॉन्ट्रैक्शन करेगी, ज्यादा मोटी दीवार को ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगी, और ज्यादा इंपल्स जनरेट करेगी ज्यादा पावर आएगी, मतलब कि एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। तो कहीं यदि आपको एम्पलीट्यूड बड़ा मिला है तो आप कह सकते हो कि यार इसके लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवार मोटी हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी हो रही है, आप एक बार इको करा लीजिए। ओके, तो ये सब अपन देखते हैं। ओके, इतनी बात। तो अपन ने इस तरह से क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को कंप्लीट किया। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखो आप, चौथी एक्टिविटी देखो, अब छोटी छोटी है। एसटी सेगमेंट जो कि आपको प्लेटू फेज के बारे में बताएगा। किसके बारे में? प्लेटू फेज के बारे में जानकारी देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये ना, एमआई जब हार्ट अटैक आता है या इस्चेमिया, इसके बारे में जानकारी देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, समझो। अपन ने ईसीजी स्टार्ट कर दी यहाँ से। सबसे पहले पीवीआई थी, क्या थी? पीवीआई थी। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि ये क्या है? पीआर सेगमेंट है, जो कि आपका एवी कंडक्शन बता रहा था। फिर ये क्यू वेव आई थी, आर वेव आई थी और एस वेव आई थी। तो क्यू आर एस हो गया। ठीक है, अब एस से लेके जाता है एसटी सेगमेंट आता है ये, और उसके बाद में वेंट्रिकल डिपोलराइज होता है, इसको आगे पढ़ेंगे। टी वेव। अब अपन पढ़ेंगे इस एरिया के बारे में, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, और टी वेव बताती है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डायस्टोल। तो आपने जब भी अपन ने कार्डियक इवेंट पढ़े थे, सॉरी इलेक्ट्रिकल फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़ा था इंडक्शन, तो सबसे पहले कौन सी चीज आती है? डिपोलराइजेशन। उसके बाद में आते इनिशियल डिपोलराइजेशन,
फिर आती है आपकी प्लेटो फेज, उसके बाद आती है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन और फिर दोबारा आरएमपी आता है। ठीक है, तो आपने देखा था कि डीपोलराइजेशन, इनिशियल डीपोलराइजेशन के बाद में दोबारा क्या हो रहा था, एक प्लेटो फेज आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, मतलब कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन हो गया, उसके बाद में इनिशियल डीपोलराइजेशन आएगा। उसके बाद इनिशियल डीपोलराइजेशन बहुत छोटा सा होता है, वो इतना दिखता नहीं है, यहाँ पे जरूर दिखता है, एक जे पॉइंट आता है, जब और डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक जे पॉइंट आता है, वो आपको इनिशियल रिपोलराइजेशन के बारे में बताता है। जब आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो तो ब्रूगडा सिंड्रोम ये भी आते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अपने लेवल पे जरूरी नहीं है। उसके बाद में प्लेटो फेज को दिखाने के लिए जो ये वाला पार्ट है, एसटी सेगमेंट होता है, ये आपका प्लेटो फेज बताएगा। उसके बारे में उसके बाद टी वेव आती है, वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन बता देगी। ठीक है, ये वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन बता देगी। लेकिन एसटी सेगमेंट आता है, मतलब कहां से स्टार्ट होता है, एंड ऑफ एस वेव टू स्टार्ट ऑफ टी वेव। ठीक है, एस वेव के एंड से लेके टी वेव की स्टार्ट का जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एसटी सेगमेंट बोलते हैं। ओके, और ये आपको क्या बताता है, एसटी सेगमेंट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा आपका एट, सॉरी प्लेटो फेज को, क्या करेगा, प्लेटो फेज को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ओके, इतनी बात ठीक है, ये प्लेटो फेज को बताता है। तो प्लेटो फेज क्या होता है, प्लेटो फेज होता क्या है, प्लेटो फेज होता है स्टेज बिटवीन वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। तबीयत मेरी ज्यादा खराब हो रही है तो थोड़ा सा दिमाग से कुछ निकल जाए तो उसके लिए सॉरी है ना। रिपोलराइजेशन, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वेस्ट भी। ओके, तो वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन के जो बीच का स्टेज आता है, बीच का फेज आता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेटो फेज होता है। अपन मैंने डिटेल में बताया भी था, इसमें एल टाइप जो कैल्शियम चैनल होते हैं वो भी ओपन होते हैं, वो भी क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जो कैल्शियम को क्या करते हैं, अंदर भेजते हैं। ठीक है, अंदर भेजना मतलब इन कराते हैं। जबकि आपके साथ में और क्या क्या होता है, पोटेशियम चैनल होते हैं, वो भी ओपन होते हैं। पोटेशियम चैनल है वो भी ओपन रहते हैं, वो क्या कराते हैं, आपके पोटेशियम को आउट कराते रहते हैं। और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस टू ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। इस वजह से यहाँ पे कोई कोई इम्पल्स नहीं दिखता, क्योंकि जितना बाहर जाता है उतना ही अंदर आता है, जितना पॉजिटिव में आता है उतना ही नेगेटिव में आता है, मतलब कि कोई इम्पल्स नहीं आता, मतलब कि 0 मिली वोल्ट का यहाँ पे क्या आता है, एम्पलीट्यूड आता है। ठीक है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलेगा, आपको एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन ही आपको देखने को मिलने वाली है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है, नोट करके लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि एसटी सेगमेंट है, एसटी सेगमेंट है, ये यदि एलिवेशन हो रहा है, यदि ये ऊपर बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको मायोकार्डियल इंफ्राक्शन हुआ है, एमआई का अटैक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और यदि ये डिप्रेशन आ रहा है, मतलब कि नीचे झुक रहा है, ठीक है, वैसे स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी, एसटी सेगमेंट एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ठीक है, यदि ये ऊपर बढ़ रहा है इसका मतलब कि आपको एमआई का अटैक है, यदि ये नीचे हो रहा है इसका मतलब है कि आपको इस्चेमिया हुआ है। अब ऊपर बढ़ना, कितना ऊपर बढ़ना, ये नहीं कि थोड़ा सा ऊपर बढ़ा आपने एमआई बता दिया। यदि आपका चेस्ट लीड में यदि आपका चेस्ट लीड में 1 mm से ज्यादा आ रहा है, सॉरी 2 mm से ज्यादा आ रहा है, और लिम्ब लीड में 1 mm से ज्यादा आ रहा है, तब हम बोलेंगे कि इंसान को क्या है, एमआई है। ठीक है, डिप्रेशन कितना होना चाहिए, यदि आपका एम्पलीट्यूड 0.5 मिलीवोल्ट नहीं mm, सॉरी, यदि 0.5 mm से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि आपको क्या हुआ, इस्चेमिया हुआ है। ओके ओके, जब अपन एमआई पढ़ेंगे तब भी आपको ये अच्छी तरह बताएंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी ईसीजी बता रहा हूँ तो समझ लो। यदि आपका एसटी सेगमेंट है, जैसे पी
QRS। अब ये यदि ऐसे बड़ा ऊपर होके आता है तो मतलब समझ जाओ कि आपको MI है। कितना? यदि आपका चेस्ट लीड में 2 mm और लिम्ब लीड में 1 mm से ज्यादा आ रहा है, मतलब आप समझ जाओ कि आपको MI है। और यदि ये ऐसे झुका हुआ आता है, डिप्रेशन आता है, तो आप समझ जाओ कि आपको अभी दर्द हो रहा है, अभी इन्फ्राक्ट नहीं हुआ, अभी इस्चेमिया है। यदि ये 0.5 mm से ज्यादा होता है, समझ जाओ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नॉर्मल। अब एसटी सेगमेंट का ड्यूरेशन कितना होता है, कितना ड्यूरेशन लगता है एसटी सेगमेंट में, तो उसको भी देख लेते हैं कि नॉर्मल एसटी सेगमेंट होता है वो भी आप आइडिया लगा लो 0.10 सेकंड के अबाउट ही होता है। डिटेल में लिखे तो 0.8 टू 0.12 सेकंड लिख सकते हो आप, है ना। लेकिन होता कितना है आपका 0.10 के अबाउट लगा लो। एम्पलीट्यूड होता नहीं है, 0 मिली वोल्ट का एम्पलीट्यूड होता है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। एसटी सेगमेंट के बारे में अपन समझ गए, कोई ज्यादा नहीं है। प्लेटो फेज के बारे में ये आपको जानकारी देता है। ओके, अब अपन लास्ट कंपोनेंट और पढ़ लेते हैं इसका, एक टी वेव का, है ना। थोड़ा सा जगह बचा हो तो, इतना हार्ड नहीं है। टी वेव के बारे में पढ़ते हैं, छोटा सा है, ठीक है। ज्यादा लंबी क्लास हुई उसके लिए, पर ईसीजी है ही इतनी डिटेल में, तो मैं तो बहुत कंसाइज करके पढ़ा रहा हूँ आपको, ना। लास्ट पार्ट है टी वेव, ठीक है। टी वेव क्या बताता है आपको? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन के बारे में बताता है, या वेंट्रिकल डायस्टोल के बारे में ये क्या देता है? सिग्नल देता है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, है ना। देखो, एक रूल होता है इसकी डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए, एक रूल होता है। रूल क्या है कि कोई चीज, समझना, कोई चीज लेट, जो चीज लेट डिपोलराइज हुई है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं यहाँ पे गलती कर बैठा, डिपोलराइजेशन नहीं है, रिपोलराइजेशन होगा। डिपोलराइज तो क्यों आरएस कॉम्प्लेक्स ने बता दिया था, अब होगा वो क्या होगा? रिपोलराइजेशन। कैसे होता है वो आप सब जानते हो, बेस आपको क्लियर है ही, समझो अब। लेट डिपोलराइज्ड सेल होती है, जो सबसे लास्ट में डिपोलराइज्ड होती है, वो सबसे पहले रिपोलराइज होगी, है ना। बिकम फर्स्ट रिपोलराइज, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लो, लास्ट डिपोलराइज सेल, जो सबसे लास्ट में डिपोलराइज हुई थी, वो सबसे पहले रिपोलराइज होने वाली है। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब क्या है, समझो। अपन ने एक डायग्राम बनाया था सेप्टल मायोकार्डियम का, कुछ ऐसा था, समझ लो। अब यहाँ पे सेल कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थी, आपने ये भी देखा था, कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट थी आपकी मायोकार्डियम सेल, ठीक है। मायोकार्डियम सेल डिस्ट्रीब्यूट थी। इंपल्स कैसे ट्रांसमिट हो रहे थे, आपने ये भी देखा होगा कि इंपल्स ऐसे ट्रांसमिट होते, यहाँ से एंट्री कर रहे थे, यहाँ जा रहे थे, फिर नीचे से ऊपर जा रहे थे, ठीक है। ऐसे डीपोलराइजेशन का सीक्वेंस था। तो रीपोलराइजेशन का सीक्वेंस इसका जस्ट उल्टा होगा। रीपोलराइजेशन का सीक्वेंस इसका जस्ट उल्टा होने वाला है कि सबसे पहले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, फिर यहां से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सीक्वेंस होने वाला है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, मतलब तो ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव मानते हैं, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन आएगी, जो कि पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी, ठीक है। जो नॉर्मल होती है पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगी। इसलिए अपन कहते हैं टी वेव कैसी होती है? पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाती है टी वेव। ओके, समझ में आ गई इतनी बात? तो आप लिखो, इसको अपन लिखते हैं ऐसे, डायरेक्शन बेसिक मायोकार्डियम टू मेजर मायोकार्डियम। बेसिक मायोकार्डियम से मेजर मायोकार्डियम तक होती है, मतलब कि टॉप टू बॉटम होती है। कैसे होती है? टॉप टू बॉटम होने वाली है। इसको अपन क्या बोलेंगे? या नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो कि नॉर्मल है, मतलब कि ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ठीक है। कुछ बुकों में इसको ऐसे भी लिखा आता है कि सपोज करो ये एक गोला है,
ये जब इन अंदर से बाहर का भी दिखाता है, सपोज करो ये गोला है, ठीक है, वेंट्रिकल मायोकार्डियम एक गोले में होती है, ठीक है, तो ये कैसे दिखाएगा कि रिपोलराइजेशन होती है ना सेल, सेल जब रिपोलराइज होती है, अंदर मानते हैं कि अंदर नेगेटिव चार्ज है, सॉरी अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा माना जाता है। जब रिपोलराइज होती है, सॉरी डीपोलराइज होती है, तो अंदर से बाहर की तरफ हो रही है। अब रिपोलराइजेशन होगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। कई बुकों में ऐसा भी माना जाता है कि रिपोलराइजेशन नेगेटिव टू अंदर से बाहर, आउटर टू इनर, इनर टू आउटर का भी सिक्वेंस दिया जाता है कई बुकों में। बट आप ये वाला बेस्ट है, इतना डिटेल में आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप ये वाला छोड़ सकते हो अभी, है ना। अब इसका नॉर्मल मेजरमेंट अपन देख लेते हैं, कितना होता है नॉर्मल मेजरमेंट, ठीक है। यदि अपन एम्पलीट्यूड की बात करें कि कितना इसका एम्पलीट्यूड होता है, तो एम्पलीट्यूड अपन ने जैसे बताया कि जो चेस्ट लीड में ज्यादा देखने को मिलता है, पी वेव का 2.5 mm तक, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का 5 mm और 1 mm का, तो बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है उसके इक्वली होता है, मतलब कि चेस्ट लीड में आपको 10 mm तक दिखेगा, और जबकि लिम्ब लीड में आपको 5 mm तक का दिखेगा, इनसे कम ही दिखेगा आपको। ओके, तो ये इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है। ज्यादा आता है तो अपन कहते हैं टॉल टैंक के टी वेव आती है, वो आपको हाइपरकैलेमिया बताती है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्यूरेशन कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन यदि अपन इसके ड्यूरेशन की बात करते हैं तो आप बताइए, जब वेंट्रिकल सिस्टोल में आप कह रहे हो वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.10 सेकंड लगती है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल में उसका दुगना टाइम लगता है ऑलमोस्ट। अपन ने पहले भी देखा था 0.27 और 0.53, तो ऑलमोस्ट ट्वाइस टाइम लग जाता है, तो इसको टाइम लगेगा 0.2 सेकंड। ये सब आपके पास एक ट्रिक बताऊंगा, उससे सब याद हो जाएगा, अभी इतने स्ट्रेस मत लो, ये मेजरमेंट है ना, आपको सब याद हो जाएगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसका कितना होता है, ये सब आपको याद हो जाएगा। अभी मैं बेस क्लियर कर रहा हूँ। इस तरह से अपने सारे इवेंट पढ़ लिए, आप एक बार देखना अब इवेंट को, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी पी वेव, ये पी वेव हो गई। उसके बाद अपन ने पढ़ा था पी आर सेगमेंट, ये भी कंडक्शन को बता रहा था। उसके बाद में अपन ने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स पढ़ा, जो बहुत बड़ा था, ठीक है। उसके बाद में अपन ने एस टी सेगमेंट पढ़ा, जो ऊपर हो रहा था तो एम आई, और नीचे हो रहा था इस में बता रहा था। और उसके बाद में अपन ने वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को पढ़ा, मतलब ये पी वेव है। पहली आई आपके पास पी वेव, ठीक है। दूसरा आपके पास आया पी आर सेगमेंट, क्या आया, पी आर सेगमेंट आया। उसके बाद में आपके पास आया क्यू वेव, आर वेव एंड एस वेव, अपन कह सकते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आया। उसके बाद में अपने पास आया एस टी सेगमेंट, ये एस और ये टी वेव है ना, ये एस टी सेगमेंट आया, जो आपको किसके बारे में बता रहा था, प्लेटो फेज के बारे में बता रहा है। और उसके बाद में आता है आपके पास टी वेव, क्या आती है, टी वेव आती है। ओके, ये आपका वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन बता रहा है। तो क्या क्या हुआ, पी वेव क्या बता रहा था, एट्रियम डीपोलराइजेशन। एस टी पी आर सेगमेंट क्या बता रहा था, एवी कंडक्शन, एवी कंडक्शन बताता। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या बता रहा था, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। एसटी सेगमेंट क्या बता रहा था, प्लेटो फेज, क्या बता रहा था, प्लेटो फेज बता रहा था, ठीक है। उसके बाद में टी वेव क्या बता रही थी, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बता रही थी, ठीक है। अब ये टी वेव के बाद में दोबारा क्या स्टार्ट होगी, दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा, ये पी वेव, ये पी वेव स्टार्ट होगी, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, सब कुछ होगा। तो जो ये वाला पार्ट आता है, ये वाला सेगमेंट है भाई, यहाँ पे खत्म होगा ना, यहाँ से नेक्स्ट स्टार्ट है, तो ये टीपी भी आता है, एक सेगमेंट क्या जाता है, टीपी सेगमेंट भी आ जाता है ना। और टीपी सेगमेंट बताते हैं, ये होती है रेस्ट कंडीशन, क्या होती है, रेस्ट वाली कंडीशन होती है, हार्ट रेस्ट करता है इसमें। वेंट्रिकल डायस्टोल और एट्रियम सिस्टोल के बीच में थोड़ा टाइम बता है, उसको रेस्ट को बताता है। एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, आप सारे ड्यूरेशन तो अभी याद करा देता हूँ मैं आपको, कि जिनके एंड में टी लिख रखा है, या जो एंड के दो हैं, ये 0.20 सेकंड के, जो एंड वाले दो हैं जिनसे जो टी से स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका नाम टी से स्टार्ट हो रहा है, या एंड के दो है, वो 0.20 सेकंड है, बाकी सब 0.10 सेकंड के हैं, ठीक है। सारे 0.10 सेकंड के, पूरा कार्डिक इवेंट मैंने आपको बता दिया, ये भी 0.10 सेकंड का है, सारे 0.10 सेकंड के होने वाले हैं। और आप देख लेना, आप सबका टोटल कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास,
80 सेकंड आएगा, जो अपन नॉर्मल कार्डियक साइकिल मानते हैं ना कि 0.8 सेकंड का होता है, वो आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, डिटेल में अपन आगे और पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।